हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। तो पॉलिटी के आज के लेक्चर में हम संसदीय समितियों और उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। यह लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं बीते वर्षों में। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो संसदीय समितियाँ या पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करें तो ये ऐसी समितियाँ हैं जो सदन या सभापति के द्वारा मनोनीत या नियुक्त की जाती हैं। ये समितियाँ स्पीकर के निर्देशानुसार कार्य करती हैं और अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन भी स्पीकर को ही प्रस्तुत करती हैं। और संसदीय समितियों का निर्माण लोकसभा के नियमों के द्वारा होता है और लोकसभा के सचिवालय या राज्यसभा के सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ये प्रयोग करती हैं। संविधान में संसदीय समितियों का उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि केवल इनका आधार प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये संसदीय समितियाँ आवश्यक या जरूरी क्यों हो जाती हैं। तो आधुनिक प्रशासन की जटिलता और प्रशासन के बढ़ते कार्यों के फलस्वरूप समितियों के द्वारा कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसदीय समितियां एक छोटे सदन के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि इसमें लगभग सभी दलों के सदस्यों को सदन में उनके संख्या के अनुपात में रखा जाता है। मतलब ये समितियां दलीय आधार पर विभाजित नहीं होती और साथ ही इन समितियों में दोनों सदनों के सदस्य भी लिए जाते हैं। इसीलिए समितियों के माध्यम से राज्यसभा की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इनकी बैठकें भी गोपनीय होती हैं। चलिए अब इन बातों के बाद बात करते हैं कि संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। पहली स्थायी समितियां और दूसरी तदर्थ समितियां। तो बात करते हैं स्थायी समितियों की। इन समितियों को प्रत्येक वर्ष या समय समय पर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा गठित किया जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर 45 स्थायी समितियां हैं, जिनमें 24 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं और इसके अलावा 21 एक सदनीय समिति है, जिसमें 9 राज्यसभा की और 12 लोकसभा की समितियां हैं। अब कुछ स्थायी समितियों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें वित्तीय समितियों के अंतर्गत लोकसभा की प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम और लोक लेखा समिति आती है। फिर दोनों सदनों की संयुक्त स्थायी समितियां आ जाती हैं। इनके अलावा सदन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित समितियां जैसे कार्यमंत्रणा समिति या नियम समितियां आदि। और बात करें तो जांच समिति के अंतर्गत याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति आ जाती है। छानबीन की समितियां आती हैं और सेवा समितियां भी होती हैं जैसे सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, संसदीय सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित समितियां आदि। तो ये थी कुछ बातें स्थायी समितियों के बारे में। अब जानते हैं कि तदर्थ समितियां क्या होती हैं। तो इन समितियों को अस्थायी समितियां भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, पहली जांच समिति और दूसरा संयुक्त प्रवर समिति। जांच समितियों का गठन समय समय पर प्रमुख मुद्दों और घोटालों आदि की जांच करने के लिए होता है, जैसे स्टॉक मार्केट घोटाला, बोफोर्स घोटाला आदि मुद्दों पर। और इसके अलावा जो प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति होती है, उसका गठन किसी विधेयक पर विचार विमर्श करके अपनी सिफारिशें देने के लिए किया जाता है। चलिए तो अब ये थे संसदीय समितियों के प्रकार। अब इन समितियों के बारे में और इनके कार्यों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं वित्तीय समिति। और इसमें सबसे पहले लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में जानेंगे। तो लोक लेखा समिति वर्ष 1921 से कार्य कर रही है और यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, परंतु यह समिति लोकसभा की ही समिति कहलाती है। इसके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति की अनुपातिक प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि इस समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि पाए जाते हैं। वर्ष 1967 के बाद 1967 के बाद इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को चुना जाने लगा है और समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। अब इस समिति के कार्यों की बात करें तो भारत में संघ और राज्यों के लेखा परीक्षण का अधिकार कैग को दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया गया है। और यह जो कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो कैग की रिपोर्ट की परीक्षा करने का कार्य लोक लेखा समिति को दिया गया है। मतलब लोक लेखा समिति का कार्य यहाँ द्वितीयक हो जाता है और लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती हैं और उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर उन्हें संसद के पटल पर रखती हैं। और लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के कार्य लगभग समान होते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा बहनें भी कहा जाता है।
तो चलिए प्राक्कलन या आकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनकी सदस्य संख्या के कारण यह समिति सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। और सदस्यों का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। समिति का सर्वप्रथम गठन 1950 में किया गया था। इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है और इसमें भी कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का ही कोई सदस्य होता है। चलिए अब इस समिति के कार्यों की बात करें तो जब सरकार अपना बजट लोकसभा में प्रस्तुत करती है तो उसके बाद इस समिति का गठन किया जाता है। यह समिति भी सरकार की नीतियों की आलोचना करती है और जिस तरह लोक लेखा समिति सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करती है, उसी तरह आकलन समिति खर्च के आकलन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। मतलब जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें किसी भी मत पर जो खर्चे का निर्धारण किया जाता है तो आकलन समिति यह निर्धारित करती है कि क्या वह खर्च उचित रूप से निर्धारित है या मितव्ययी तक उसमें की जा सकती है या फिर उस मत पर किसी और वैकल्पिक नीति को अपनाना ज़्यादा कारगर होगा। इन सब बातों की सिफारिश करती है प्राक्कलन समिति। तो ये 2 वित्तीय समितियों की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं जांच समितियों के बारे में। तो ये ऐसी समितियां होती हैं जो लोगों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच और सांसदों के विशेषाधिकार से जुड़े प्रश्नों तथा सांसदों के आचार विषयक मुद्दों की जांच करती है। इसमें 3 प्रकार की समितियां आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं याचिका समिति के बारे में। तो प्रत्येक सदन में एक याचिका समिति होती है। इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यह समिति ऐसे प्रत्येक याचिका की जांच करती है जो सदन में पेश किए जाने के बाद समिति को निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसी कारण यह समिति ओम्बड्समैन या सार्वजनिक शिकायत समिति का रूप लेने की क्षमता रखती है। इसके बाद दूसरी जांच समिति है विशेषाधिकार समिति। इसमें भी लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। यह समिति संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों तथा उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब तीसरी जांच समिति है आचरण समिति। इस समिति का कार्य संसद के सदनों में अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखना होता है। इसका कार्य संसद के सदस्यों में कोड ऑफ एथिक्स लागू करवाना, संसद में दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जांच करना और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही करने की सिफारिश करना होता है। आचरण समिति में लोकसभा की समिति में 20 और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। और ये जितनी भी जांच समितियां होती हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग समितियां गठित होती हैं जो अपने अपने सदन के लिए कार्य करती हैं। चलिए, तो ये सारी बात हो गई जांच समितियों के बारे में। अब बात करते हैं नियंत्रण संबंधित समितियों की, जिसमें सबसे पहले बात करें सरकारी आश्वासन समिति की। तो इस समिति का कार्य सदन में विभागों के द्वारा दिए गए आश्वासन की जांच करना है कि क्या दिए गए आश्वासन पूरे किए गए हैं या नहीं। इसके बाद प्रदत्त विधायन समिति की बात करें तो यह समिति प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधि के निर्माण में सदन के निर्देशों के अनुरूप कार्य किया गया है या नहीं, उसकी जांच करती है। और फिर महिला सशक्तिकरण समिति महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जांच करती है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणी भी करती है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। चलिए, अब इन समितियों के बाद बात करते हैं प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित समितियों की, जिसमें सर्वप्रथम आती है कार्य मंत्रणा समिति। तो प्रत्येक सदन में एक कार्य मंत्रणा समिति होती है और लोकसभा में स्पीकर को मिलाकर इसमें 15 सदस्य होते हैं और स्पीकर ही इस समिति का पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में उपसभापति सहित इसमें 11 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का उपसभापति ही इसका पदेन सभापति माना जाता है। इन समितियों का कार्य विधायी तथा सरकार के कार्यों के लिए सदन में समय के आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, उसका निर्धारण करना होता है। यह समिति तब तक कार्य करती है जब तक इसका पुनर्गठन ना हो। चलिए, अब बात करते हैं नियम समिति की। तो लोकसभा में अध्यक्ष सहित नियम समिति के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति सहित समिति में 16 सदस्य होते हैं। नियम समिति का मूल कार्य सदन से संबंधित नियमों का निर्माण करना होता है, जिससे सदन का संचालन प्रभावी रूप से हो सके।
इसीलिए नियम समिति की अनुशंसा के आधार पर ही विभागीय समितियों की स्थापना की जाती है। अब आगे संसद में रखरखाव से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य समिति, जिसमें लोकसभा के पीठासीन अधिकारी समिति के पदेन सभापति होते हैं और इसके सदस्यों में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, पैनल के सदस्य, सभी संसदीय समितियों के चेयरमैन और मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के नेता तथा वे सदस्य जो स्पीकर द्वारा मनोनीत होते हैं, ये सभी इस समिति के अंतर्गत आ जाते हैं। और ऐसे सभी मामले जो किसी समिति के अंतर्गत ना आते हों उसे सामान्य उद्देश्य समिति को सौंप दिया जाता है। लोकसभा का स्पीकर इसका पदेन सभापति होता है और राज्यसभा में भी इसकी संरचना लोकसभा के समान ही होती है और इसकी अवधि पुनर्गठन तक होती है। अब इसके बाद आती है आवास समिति, जो संसद के सदस्यों को आवास, खान पान और चिकित्सा आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती है। फिर बात करें पुस्तकालय समिति की, तो ये दोनों सदनों की संयुक्त समिति होती है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष सहित मनोनीत 6 सदस्य आते हैं और राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं जो सभापति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 9 सदस्यों की यह समिति पुस्तकालयों में पुस्तकों के चयन, नियम बनाने तथा इनकी भावी योजनाओं से संबंधित मामलों में अध्यक्ष को परामर्श देने का कार्य करते हैं। चलिए, तो इन टॉपिक्स के बाद बात करते हैं कल्याण से संबंधित समितियों की, जिसमें हम महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित समिति को देख चुके हैं। और अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति समिति की। तो यह समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रिपोर्टों की जांच कर आवश्यक सुझाव देती है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। इस समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता। इस समिति का कार्य यह देखना होता है कि क्या सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। और यह समिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कार्यक्रम व योजनाओं पर निगरानी भी रखती हैं। तो अब इसके बाद बात करेंगे विभागीय समितियों या डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की। तो विभागीय समितियों का मूल कार्य संसद के द्वारा कार्यपालिका पर प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना है, क्योंकि विभिन्न विभागीय समितियां मंत्रालयों के अनुदान की मांग पर बारीकी से चर्चा करती हैं। इसलिए बजट पर गंभीर चर्चा से पहले संसद के द्वारा बजट को विभागीय समितियों को सौंपा जाता है और विभागीय समितियों के माध्यम से राज्यसभा की भी वित्तीय नियंत्रण में भूमिका बढ़ जाती है। और पहले वित्तीय नियंत्रण के लिए 3 समितियों का गठन किया गया था, लेकिन अमेरिकी विधायिका से प्रेरित होकर भारत में बहुत सी विभागीय समितियों का गठन किया जाने लगा, जिसमें वर्तमान में इनकी संख्या 24 है, जिसमें 16 समितियां लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में और 8 समितियां राज्यसभा के सभापति के निर्देशन में कार्य करती हैं। और प्रत्येक विभागीय समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य लिए जाते हैं। और विभागीय समितियों का निर्वाचन नहीं होता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनयन और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और विभिन्न विभागीय समितियों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं कि संबंधित मंत्रालय या विभाग के अनुदान की मांग पर विचार करना, मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, ऐसे विधेयकों पर विचार करना जो सभापति द्वारा निर्देशित हों, आदि कार्य विभागीय समितियों के द्वारा किया जाता है। और अब ये जितनी भी विभागीय स्थायी समितियां हैं, इनके पूरे नाम और ये जिन मंत्रालयों या विभागों से संबंधित होती हैं उनके नाम मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा। और इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, अभी के लिए चलता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।